गौरी अभी रायजादा मेंशन को अच्छे से देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज़ आई। अरे मैडम, ये क्या किया आपने? ये आवाज़ सुनते ही गौरी ने पलट कर देखा तो ये वही नौकर था जो उसे बाहर मिला था। गौरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? उस नौकर ने नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखिए आपने क्या किया है। उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी नज़र नीचे की तो उसकी आंखें घबराहट और हैरानी की वजह से फैल गईं। उसने देखा कि दरवाजे से लेकर जहां तक गौरी खड़ी थी वहां तक उसके पैरों के लाल निशान बने हुए थे। और ये देखकर गौरी ने घबराकर कहा, माफ कीजिए, पता नहीं ये कैसे हुआ। और ये कहते हुए जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा तो उसके सामने पूरा रायजादा परिवार खड़ा हुआ था, जो उसे ही हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। और उन सभी के बीच सिवास उसे गुस्से से घूर कर देख रहा था। गौरी ने जैसे ही अपने पैरों के लाल निशान फ्लोर पर देखे तो उसे देख उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गईं। दरअसल घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनी हुई थी, लेकिन सामने नजर होने की वजह से गौरी का ध्यान उस रंगोली पर नहीं गया और उसके पैर उसी रंगोली पर पड़ गए, जिसकी वजह से उसके पैरों के निशान हॉल तक बन गए थे। नौकर गौरी से दोबारा बोला, मैडम, आपकी वजह से पूरा फ्लोर गंदा हो गया है। नौकर की बात सुन गौरी ने सामने देखा जहाँ सभी लोग उसे ही देख रहे थे। उन्हें देख गौरी बोली, सॉरी, वो हमने देखा नहीं कि कब हमारा पैर उस रंगोली पर पड़ा और फिर यह सब। उसे ऐसे घबराया देख दादी उसके पास आई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, गलतियां तो सभी से हो जाती हैं। वैसे तुम कौन हो? गौरी ने कहा, हमारा नाम गौरी है। वो हम यहाँ सीमांत सर को। तभी देव दादी के पास आया और बोला, वो दादी ये कुछ काम से यहाँ आई थी, मैंने इन्हें बुलाया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि महापंडित जी भी आज ही आने वाले हैं। दादी मुस्कुराती हुई बोली, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने गौरी की तरफ देखा और कहा, अब तुम आ ही गई हो तो तुम भी हमारे साथ गुरु जी का आशीर्वाद ले लो। इतना कहकर वो उसे अपने साथ महापंडित जी के पास लेकर आ गई। सभी के सामने खड़े होने की वजह से गौरी ने अभी तक माँ पंडित जी को नहीं देख पाया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र माँ पंडित जी पर पड़ी तो वो थोड़ा सा घबरा गई। वहीं माँ पंडित जी की आंखें अभी बंद थीं, शायद वो अभी अपने ध्यान में थे इसलिए। वहीं गौरी जब सभी के साथ आकर हॉल में बैठी तो उसने एक नज़र सभी की तरफ देखा जो मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। उन्हें मुस्कुराते देख गौरी ने हाथ जोड़ सभी से नमस्ते किया। वहीं शिवांश अभी भी गौरी को ही घूर कर देख रहा था। तभी दादी ने एक नौकर को इशारा से अपने पास बुलाया और बोली, जाओ उन पैरों के निशान को साफ कर दो। उनकी बात सुन नौकर जैसे ही जाने को हुआ कि तभी सभी के कानों में एक आवाज आई, लक्ष्मी के पैरों के निशान को साफ नहीं किया जाता, बहुत ही नसीब से यह संजोग बनता है, उन पर चिन्हों को वैसा ही रहने दो। यह आवाज महापंडित जी की थी। उनके मुंह से यह शब्द सुनते ही सभी ने उनकी तरफ देखा, जो सिर्फ गौरी की तरफ देख रहे थे। गौरी ने जब उन्हें अपनी ओर देखते देखा तो मन में ही बोली, हे भोलेनाथ, हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिस चीज को हम पीछे छोड़कर आ चुके हैं वही क्यों हमारे सामने दोबारा आ जाती है? वही माँ पंडित जी की बातें सुनकर सभी को थोड़ी हैरानी हुई। तभी दादी ने इशारे से उस नौकर को सफाई करने से मना कर दिया। तभी दादी ने शिवान से धीरे से कहा, शिवू, समीरा कहाँ रह गई है? उसे पता था ना कि माँ पंडित जी आने वाले हैं आज, तो फिर वो अभी तक क्यों नहीं आई? शिवांश बिना किसी भाव के बोला, मैंने कॉल किया था दादी, उसने कहा था कि वो कुछ देर में आ रही है। वही सभी लोग महापंडित जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़े। अब सिर्फ शिवांश और गौरी ही रह गए थे आशीर्वाद लेने के लिए। शिवांश को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ दादी की खुशी के लिए वो इन सभी के बीच बैठा हुआ था। दादी ने शिवांश को इशारे से आशीर्वाद लेने को कहा तो शिवांश ने आगे बढ़कर महापंडित जी के पैर छुए। तभी महापंडित गौरी की ओर देखते हुए बोले, होने वाले पति पत्नी को साथ में आशीर्वाद लेना चाहिए। उनकी बात सुनकर सभी ने महापंडित जी की नजरों का पीछा किया और जैसी दादी को उनकी बात का मतलब समझ आया तो वो बोली, गुरु जी, शिवांश की होने वाली पत्नी कोई और है और वो बस आने ही वाली है। उनकी इस बात पर महापंडित जी मुस्कुराए और शिवांश के सर पर हाथ रखते हुए बोले, अपनी आने वाली नियति को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शिवांश जो उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, वो बिना कुछ बोले पीछे हो गया। तभी दादी ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम भी आशीर्वाद ले लो। ये सुनकर गौरी, जो अभी तक बस अपने ही ख्यालों में थी, वो आगे आई और माँ पंडित जी को नम आंखों से देखते हुए
उसने उनके पैर छू लिए। माँ पंडित जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, आखिरकार तुम्हारी नियति तुम्हें यहाँ तक खींची लाई। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनकी बात सुन गौरी ने उनकी ओर देखा तो उसकी आंखों से आंसू की बूंद छलक कर माँ पंडित जी के पैरों पर गिर गई। लेकिन किसी के देखने से पहले ही उसने उन्हें साफ कर लिया। कुछ देर बाद शिवांश, रणवीर, देव और गौरी स्टडी रूम में जाकर होने वाली मीटिंग की तैयारी करने लगे। वहीं दादी माँ पंडित जी को भोजन करवा रही थी। भोजन खत्म होने के बाद शिवदत्त सिंह रायजादा बैठे महापंडित जी से कुछ बातें कर रहे थे कि तभी महापंडित जी दादू की ओर देखते हुए बोले, शिवदत्त, आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। दादू ने उनकी ओर देखते हुए कहा, गुरुजी, आप जब भी कुछ कहते हैं वो यूं ही तो नहीं होता। इसलिए हम बस ये जानना चाहते थे कि आज जो कुछ भी आपने कहा उस लड़की के बारे में, वो क्या था? और आपने उस लड़की को शिवांश की पत्नी क्यों कहा, जबकि आप जानते हैं कि शिवांश की शादी किससे होगी? उनकी इस बात पर महापंडित जी मुस्कुराए और बोले, जानते तो आप भी हैं शिवदत्त कि शिवांश की किस्मत किसी और से जुड़ी हुई है। दादू थोड़े परेशान होते हुए बोले, लेकिन गुरुजी, सालों पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, सिवाय इसके कि शिवाज की शादी राजवीर ने अपने दोस्त की बेटी से तय की थी। लेकिन वो दोस्त कौन था ये हमें नहीं पता, इसलिए हमें उस वक्त जो ठीक लगा हमने किया। उनकी इस बात पर महापंडित जी कुछ नहीं बोले। तभी एक नौकर उनके पास आया और बोला, बड़े मालिक, बाहर गाड़ी तैयार है। यह सुनकर महापंडित जी अपनी जगह से उठे और बाहर की तरफ जाने लगे और जाते हुए उनकी नज़र जमीन पर बने उन्हीं पैरों के निशान की तरफ गई, जिसे देख वो मुस्कुराए और बिना पलटे ही बोले, शिवदत्त, हम जानते हैं कि शिवांश की पत्नी कौन है, इसीलिए हमने वो कहा था। और इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। घर के सभी लोग महापंडित जी को गाड़ी तक छोड़ने आए थे, सिवाय शिवांश और गौरी के, क्योंकि वो इस वक्त मीटिंग में थे। तभी दादी बोली, गुरुजी, शिवांश की होने वाली पत्नी बस कुछ देर में आने ही वाली होगी, अगर आप कुछ देर रुक जाते तो। इतना कहकर वो चुप हो गई। महापंडित जी बोले, जिन्हें आशीर्वाद मिलना था उन्हें मिल चुका है। और इतना कहकर वो गाड़ी में बैठकर चले गए। वहीं स्टडी रूम में गौरी सोफे पर बैठी सामने स्क्रीन पर चल रही मीटिंग के जरूरी पॉइंट अपने लैपटॉप में नोट कर रही थी। तभी फॉरेन क्लाइंट्स ने शिवांश से कहा, मिस्टर रायजादा, द डील you are giving is beneficial for both of us, but still we have to think a little. So can you give us 1 hour time? After that we will tell you our final decision. उनके ऐसे कहने पर शिवांश ने कहा, या श्योर, और इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वहीं गौरी, जो 2 घंटे से लगातार लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाए जा रही थी, वो भी अब थक चुकी थी, इसलिए उसने भी अपनी उंगलियां चटकाई और सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई। उसे ऐसे बैठते देख शिवांश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, बस इतने में ही थक गई? उसकी इस बात पर गौरी ने उसे मुंह बनाकर देखा और फिर बोली, हमें बाथरूम जाना है। शिवांश बिना उसकी तरफ देखे बोला, बाहर जाकर किसी से भी पूछ लेना, कोई बता देगा तुम्हें कि बाथरूम कहाँ है। गौरी ने उसकी बात सुनी और अपना फोन उठाकर वहां से जाने लगी कि तभी शिवांश ने कहा, और हाँ, इस बार नीचे देख कर चलना, कभी सुबह की तरह कोई गड़बड़ ना कर दो। ये सुनकर गौरी ने घूर कर शिवांश को देखा और स्टडी रूम से बाहर चली गई। वो जैसे ही बाहर निकली कि तभी उसके फोन पर सोनाक्षी का वीडियो कॉल आ गया। उसने जैसे ही कॉल पे की कि तभी सोनाक्षी जोर से बोली, गौरी की बच्ची, मुझे वहां जाते ही भूल गई। गौरी ने उसकी इतनी तेज आवाज सुनी तो बोली, सोना धीरे बोल, तुम इतनी तेज बोल रही हो कि पूरा घर यहीं इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारी आवाज सुनकर। उसकी बात सुनकर सोनाक्षी ने दांतों तले अपनी जीभ दबाई और बोली, सॉरी सॉरी, अच्छा अब तो दिखा दे मुझे घर। उसकी ऐसी बेचैनी देखकर गौरी ने बैक कैमरा ओपन किया और उसे घर दिखाने लगी, जिसे देख सोनाक्षी का मुंह बस खुला का खुला रह गया। गौरी सोनाक्षी को घर दिखा ही रही थी कि तभी उसके सामने रुद्र आ गया, जिसे देख गौरी ने जल्दी से अपना फोन पीछे कर लिया। रुद्र ने उसे ऐसे करते देखा तो बोला, क्या हुआ, आप ऐसे डर क्यों गई? गौरी बोली, नहीं तो, हम तो बस बाथरूम जा रहे थे और कुछ नहीं। तभी रुद्र को गौरी के फोन से सोनाक्षी की आवाज आई, जो बोल रही थी, अरे गौरी, मैं तुझे घर दिखाने को कह रही हूँ तो तू मुझे अपने बाल दिखा रही है।
भाई गौरी ने जब ये सुना तो अपनी चोरी पकड़े जाने की वजह से उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसे करता देख रुद्र हंसा और आगे बढ़कर उसने गौरी का फोन उसके हाथ से ले लिया। गौरी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी रुद्र बोला, लगता है आपकी दोस्त हमारा घर देखना चाहती है। और यह कहकर जैसे ही उसने फोन अपने सामने किया कि तभी उसे सोनाक्षी का चेहरा दिखाई दिया, जिसे देख रुद्र बोला, ये आपकी दोस्त है? इससे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। गौरी ने हामी से रिला दिया। वहीं सोनाक्षी, जिसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि गौरी ने रुद्र को देखते ही कॉल कट करने की जगह कॉल को म्यूट कर दिया था, जिसकी वजह से सोनाक्षी की बातें वो तो सुन पा रहे थे, लेकिन सोनाक्षी उनकी कोई बात नहीं सुन पा रही थी। और इसी वजह से वो लगातार गौरी को घर दिखाने के लिए बोले जा रही थी। रुद्र ने गौरी से कहा, आपको बाथरूम जाना था ना, तो आप जाइए और आपकी दोस्त को घर मैं दिखा देता हूँ। इतना कहकर उसने गौरी को रास्ता बताया और खुद सोनाक्षी को घर दिखाने लगा। भाई बैक कैमरा ओपन होने की वजह से सोनाक्षी को बस घर दिखाई दे रहा था, और सोनाक्षी, जिसे अभी तक यह पता नहीं था कि फोन गौरी नहीं रुद्र के पास है, वो बस अपनी बातें करने में लगी हुई थी। सोनाक्षी घर देखते हुए बोली, गौरी यार ये घर कितना बड़ा है, इसमें तो मेरा पूरा गांव ही बस जाएगा। वैसे इतने बड़े घर में ये लोग सभी लोग खो नहीं जाते होंगे। और इतना कहकर वो खुद ही हंस दी, और उसकी इस हरकत पर रुद्र भी हंस दिया और खुद से ही बोला, ये लड़की कितनी पागल है, लेकिन बहुत क्यूट है। चलते चलते रुद्र अपने कमरे में आ गया, और जैसे ही सोनाक्षी ने कमरे को देखा वो बोली, यार गौरी ये कमरा कितना खूबसूरत है, लेकिन इतना खूबसूरत कमरा है किसका? उसके इस सवाल पर रुद्र ने कैमरा उस ओर कर दिया जहाँ रुद्र की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। उसकी तस्वीर देख सोनाक्षी खुशी से उछलते हुए बोली, रुद्र का कमरा? हाय गौरी, तूने तो आज मेरे दिल की ख्वाहिश ही पूरी कर दी। मुझे तो लगता है कि अगर आज मैंने भगवान से करोड़पति बनने की दुआ भी मांगी होती तो वो भी पूरी कर देते। रुद्र को दोबारा देखना तो शायद मेरे नसीब में है नहीं, लेकिन कोई नहीं, मैं रुद्र का रूम देखकर ही काम चला लूंगी। वैसे यार गौरी, रुद्र कितना हैंडसम है ना, पता नहीं कितनी ही लड़कियां उस पर मरती होंगी, और हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी हो। और ये कहते हुए वो थोड़ी उदास हो गई। उसे ऐसे उदास होते देख जो रुद्र अभी तक उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो गई। तभी उसने फोन का फ्रंट कैमरा ओपन किया और बोला, मुझे ये तो नहीं पता कि कितनी लड़कियां मरती हैं मुझ पर, लेकिन हाँ, तुम्हारी जैसी लड़की मुझे नहीं मिली आज तक। वही सोनाक्षी, जिसने अभी अभी गौरी की फोन से किसी लड़के की आवाज सुनी, तो चौंक कर फोन की स्क्रीन पर देखा और सामने रुद्र को देख वो हैरान रह गई। सोनाक्षी ने जैसे ही फोन की स्क्रीन पर रुद्र का चेहरा देखा तो एक पल को उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने रुद्र है, और वो बस आंखें फाड़े उसे देखती ही रही। उसे खुद को ऐसे देखते देख रुद्र अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, जानता हूँ कि बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन अगर ऐसे देखोगी तो मुझे नजर लग जाएगी यार। उसके ऐसे कहने पर सोनाक्षी होश में आई और बोली, आप गौरी? उसके ऐसे हकलाने पर रुद्र बोला, तुम्हारी दोस्त तो मुझे अपना फोन देकर चली गई। सोनाक्षी बोली, लेकिन कब? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, तभी जब तुम अपनी दोस्त से शिकायत कर रही थी कि वो तुम्हें घर क्यों नहीं दिखा रही है। यह सुनकर सोनाक्षी बच्चों की तरह रोते हुए बोली, इसका मतलब आपने मेरी सारी बातें सुन ली? रुद्र हामे से हिलाते हुए बोला, हाँ मैंने सारी बातें सुन ली। यह सुनते ही सोनाक्षी ने झट से फोन काट दिया, और उसके ऐसे कॉल कट करने पर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ गौरी बाथरूम से फ्रेश होकर सीधे स्टडी रूम में चली गई और जाकर वापस से सोफे पर बैठ गई। वो अभी बैठ ही पाई थी कि तभी शिवांश ने कहा, बैठो मत, थर्ड रॉ से मित्तल कॉरपोरेशन की फाइल निकाल कर दो। उसके ऐसे कहने पर गौरी अपनी जगह से उठी और बड़बड़ाते हुए बोली, बैठने से पहले नहीं बोल सकते थे? सही नाम रखा है मैंने, सड़ू सिंह रायजादा। उसका बड़बड़ाना सुन शिवांश बोला, अगर खुद से बातें करना खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लो। गौरी ने मुंह बनाकर शिवांश की तरफ देखा और फिर रैक में फाइल ढूंढने लगी। तभी उसे दूर से मित्तल कारपोरेशन की फाइल दिखाई दी, लेकिन वो बहुत ऊपर थी और गौरी की हाइट कम होने की वजह से वो उस फाइल तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने कई बार उछलकर उस फाइल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। भाई शिवांश ने जब उसे ऐसे करते देखा तो एकदम से उसकी हंसी निकल गई, और वो खुद से ही बोला, कैसे छोटे खरगोश की तरह उछल रही है। और इतना कहकर वो अपनी जगह से उठा
और जाकर गौरी के पीछे खड़ा हो गया। कुछ देर वो उसे ऐसे बार बार उछलते हुए देखता रहा। वहीं जब गौरी को यह महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है तो उसने पलट कर देखा और अपने सामने शिवांश को खड़ा देख वो थोड़ी सहम गई। दोनों की नजरें आपस में टकराईं तो दोनों बस एक दूसरे को कुछ पल देखते ही रह गए। तभी शिवांश ने ऊपर की तरफ अपना हाथ ऊपर बढ़ाया और फाइल निकालने लगा। आज शिवांश ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी जिसकी ऊपर की 2-3 बटन्स खुली थी और उनमें से उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ दिखाई दे रही थी। फाइल निकालने की वजह से शिवांश अनजाने में ही गौरी के काफी करीब आ गया था, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी गौरी की नजर शिवांश के सीने पर थी और शिवांश को भी गौरी की गर्म सांसों का एहसास अपने सीने पर महसूस हो रहा था। वहीं जैसे ही शिवांश ने फाइल निकालने की कोशिश की तो उसी के साथ कुछ फाइल्स और बाहर निकल गईं और वो फाइल्स नीचे खड़ी गौरी पर गिरने ही वाली थी कि शिवांश ने झटके से गौरी को रैक से थोड़ा दूर खींच लिया। गौरी जो सेक्शन से बिल्कुल अनजान थी, वो खुद के ऐसे झटके से खींचे जाने की वजह से जाकर सीधा शिवांश के सीने से लग गई और शिवांश ने भी उसे अपने करीब कर रखा था। इस वक्त वो दोनों इतने करीब थे कि अगर कोई भी उन्हें ऐसे देखता तो यही सोचता कि वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं, क्योंकि गौरी के दोनों हाथ शिवांश की पीठ पर थे और शिवांश का एक हाथ गौरी के सर पर और दूसरा उसकी कमर पर था। कुछ सेकंड तक तो दोनों को कुछ समझ नहीं आया और वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे। तभी अचानक शिवांश का फोन रिंग हुआ, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से झटके से दूर हो गए। दोनों के लिए ही ये पल काफी एम्ब्रेसिंग था। शिवांश अपनी सफाई देते हुए बोला, वो ये फाइल गिर रही थी इसलिए मुझे तुम्हें दूर करना पड़ा। गौरी ने एक नज़र जमीन पर गिरी फाइल को देखा और फिर अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। दोनों ही इस वक्त इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि एक दूसरे को देखने की हिम्मत अभी किसी में भी नहीं थी। तभी स्टडी रूम का दरवाजा अचानक से खुला और रुद्र अंदर आ गया। उसे अंदर आते देख शिवांश ने गुस्से से उसे देखा और कहा, आने से पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं समझते तुम? रुद्र जो उन दोनों को देखकर बोला, सॉरी, वो मुझे लगा कि गौरी यहाँ अकेली है तो मैं तो बस उसे फ़ोन देने आया था। और इतना कहकर उसने गौरी के आगे उसका फ़ोन बढ़ा दिया। गौरी ने भी फ़ोन लिया और जल्दी से ज़मीन पर गिरी फाइल्स को उठाने लगी। रुद्र फ़ोन देकर वहां से जा चुका था। शिवांश ने अपना फ़ोन चेक किया तो उन्हीं फॉरेन क्लाइंट्स का कॉल आ रहा था। शिवांश ने कॉल भी किया और उनसे बात करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद उसने रणवीर और देव को रूम में बुलाया और बोला, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील फाइनल हो चुकी है। उसकी यह बात सुनकर सभी काफ़ी खुश हुए, लेकिन शिवांश के चेहरे पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रणवीर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है शिवांश, मैं अभी ये बात पापा को बताकर आता हूँ और तुम भी बाहर आ जाओ। इतना कहकर देव और रणवीर कमरे से बाहर चले गए। वहीं गौरी शिवांश की तरफ देखते हुए खुद से ही बोली, कैसे इंसान है ये, इतनी बड़ी डील फाइनल हुई है, सभी इतने खुश हैं और इन्हें देखो, इनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल भी नहीं आई। पता नहीं है सड़ू सिंह रायजादा कभी खुश होते भी हैं या नहीं। और इतना सोचते हुए उसने अपना बैग उठाया और शिवांश से कहा, सर, अगर अब हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है तो क्या हम वापस ऑफिस जाएं? उसके ऐसे पूछने पर शिवांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और बस हाँ कहकर स्टडी रूम से बाहर चला गया और गौरी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। बाहर हॉल में सभी लोग मौजूद थे और काफ़ी खुश थे। तभी उन्होंने शिवांश को आते देखा और दादी ने शिवांश को गले लगाते हुए कहा, मेरा शिबू, मुझे पता था कि यह डील हमारी होगी, क्योंकि मेरा बच्चा है ही इतना होनहार। उनके ऐसे कहने पर शिवांश ने एक नज़र गौरी को देखा जो उसे ही देख रही थी। फिर वो दादी से दूर होते हुए बोला, ओ दादी प्लीज, मैं कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ। उसकी इस बात पर दादी मुंह बनाते हुए बोली, चुप कर, तू तो मेरे लिए तब भी बच्चा ही रहेगा जब तेरे भी बच्चे हो जाएंगे। उनकी इस बात पर सभी हंस दिए और गौरी भी, तभी दादी की नज़र गौरी पर पड़ी जो पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। दादी गौरी के पास आई और बोली, घर पर इतना सब कुछ हो रहा था कि हम सभी लोग तुमसे ठीक से मिल ही नहीं पाए। गौरी स्माइल करते हुए बोली, ऐसा नहीं है, शायद हम ही गलत वक्त पर आ गए थे और आते ही गड़बड़ भी कर दी। उसके ऐसे कहने पर दादी बोली, अरे नहीं, गड़बड़ कहाँ की तुमने? तुमने सुना नहीं था कि माँ पंडित जी ने क्या कहा था कि लक्ष्मी के पैरों के निशान है ये। और मुझे तो लगता है आज जो डील शिवांश को मिली है वो भी तुम्हारी वजह से ही मिली है। उनके ऐसे कहने पर गौरी ने हल्के से स्माइल किया कि तभी शिवांश थोड़े गुस्से से बोला,
दादी, मैंने दिन रात मेहनत की थी इस डील के लिए, और आप मेरी मेहनत को छोड़ इसके गुड लक को क्रेडिट दे रही हैं। उसके ऐसे गुस्सा करने पर सभी थोड़ा शांत हो गए। दादी ने भी मुंह बनाकर शिवांश को देखा। गौरी को महसूस हुआ कि अब उसका वहां रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसने दादी से कहा, मैम, अब हम चलते हैं, हमें ऑफिस भी जाना है। उसके ऐसे कहने पर अंजना बोली, अरे ऐसे कैसे ऑफिस जाना है? तुम मॉर्निंग की यहाँ आई हो, और अब तो लंच करने का भी टाइम हो गया है, इसलिए फर्स्ट ईट और उसके बाद चली जाना। गौरी को उनकी बात करने का स्टाइल थोड़ा अलग लगा, लेकिन वो उस पर कुछ नहीं बोली और मना करते हुए कहा, जी नहीं, हमारे पास लंच है हमारा, और हम ऑफिस जाकर खा लेंगे। तभी अक्षर, जो काफी देर से चुप खड़ा था, वो बोल पड़ा, अरे तो कोई बात नहीं, आपका लंच हम खा लेंगे और आप हमारे घर का खाना खा लेना। कोई कुछ और कहता कि तभी शिवांश ने गुस्से से कहा, ये मेरी एम्प्लॉय है, मेरी कोई दोस्त नहीं, जिसे आप सभी खाने पर इनवाइट कर रहे हैं। उसके ऐसे कहने पर गौरी को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो शिवांश की आदत इतनी तो जानी गई थी कि उसे अपने से नीचे लोगों से कोई भी वास्ता रखना पसंद नहीं है। लेकिन उसकी बात वहाँ खड़े बाकी लोगों को पसंद नहीं आई, सिवाय भव्या और रणवीर को छोड़कर, क्योंकि उन दोनों की आदत भी कहीं न कहीं शिवांश जैसी ही थी। वे लोग भी पैसे और स्टैंडर्ड को ज़्यादा महत्व देते थे। लेकिन तभी दादी ने दादू की तरफ देखा और बोली, आप कुछ कहेंगे? उनकी बात सुनकर दादू ने एक नज़र शिवांश को देखा और फिर गौरी की तरफ देखते हुए बोले, खाना खाकर जाना। दादू की पर्सनालिटी में एक अलग ही ऑरा था, जिसकी वजह से गौरी चाह कर भी मना नहीं कर पाई और सभी के साथ डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगी। सभी डाइनिंग एरिया की तरफ जा ही रहे थे कि तभी दरवाजे से एक लड़की चलती हुई आ रही थी, जिसके हील्स की टकटक पूरे घर में गूंज गई थी। सभी डाइनिंग एरिया की तरफ जा ही रहे थे कि सामने से समीरा आती हुई दिखाई दी। उसे देख अक्षत का तो मुंह ही बन गया। गौरी समीरा को पहली बार देख रही थी और उसे वो देखने में काफी अजीब लगी। शॉर्ट ड्रेस, हैवी मेकअप, हाई हील्स। हालांकि ये चीज हाई क्लास लोगों के लिए नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी वो काफी अजीब थी। समीरा सबसे पहले दादी के पास आई और बोली, हेलो दादी, कैसी हैं आप? आई हो आप ठीक ही होंगी। और इतना कहकर वो दादू के पास गई और बोली, हेलो दादू। दादू ने बस हल्के से गर्दन हिला दी। उसके बाद उसने सभी की तरफ एक नज़र देखा और बोली, हेलो एवरीवन। सभी ने एक साथ एक ही रिदम में कहा, हेलो समीरा। तभी दादी ने थोड़े गुस्से से कहा, समीरा, तुम्हें पता था ना कि आज महापंडित जी आ रहे हैं, तो फिर तुम समय से क्यों नहीं आई? समीरा बोली, ओह सॉरी दादी, वो एक्चुअली आज सैलून में मेरा अपॉइंटमेंट था ग्रूमिंग सेशन के लिए, इसलिए मैं लेट हो गई। अब कल मेरी सगाई है, तो मुझे तो सबसे बेस्ट दिखना है ना। दादी बोली, अपॉइंटमेंट दोबारा भी मिल सकता था समीरा। समीरा बोली, सॉरी दादी, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। और इतना कहकर उसने एक जबरदस्ती की स्माइल अपने चेहरे पर बिखेर ली। तभी उसकी नज़र गौरी पर पड़ी, जिसे देख उसने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, ये कौन है? अक्षत बोला, ये भाई के ऑफिस में जॉब करती है, यहाँ ऑफिस के काम से आई है। ये सुनकर समीरा हंसते हुए बोली, ओह, तुम्हारे कपड़े देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि तुम इस घर में काम करती हो, क्योंकि शिवांश इतने मिडिल क्लास लोगों को अपने ऑफिस में जॉब नहीं देता है ना, इसलिए। गौरी को उसकी बात का बुरा जरूर लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। पर रुद्र से चुप नहीं रहा गया और वो बोल पड़ा, समीरा, किसी के कपड़े किसी की पहचान नहीं हो सकते हैं, वैसे ही जैसे महंगे कपड़े पहन लेने से किसी में तमीज नहीं आ जाती। ये सुनते ही समीरा का चेहरा सख्त हो गया और वो बोली, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इतना कहकर वो गौरी को घूरते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही अक्षत बोला, गौरी दी, आपको उनकी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? गौरी ने नामे से हिला दिया तो अक्षत स्माइल करते हुए गौरी का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग एरिया की तरफ ले गया। बाकी सभी लोग भी डाइनिंग एरिया में आ गए थे। सभी बैठे तो नौकरों ने टेबल पर खाना सर्व किया। अक्षत ने गौरी को अपने पास ही बिठाया था और वो लगातार उससे बातें किए जा रहा था। खाना सर्व हो जाने के बाद अक्षत गौरी से बोला, गौरी दी, आपने कहा था कि आपके पास आपका लंच है, तो निकालो ना अपना लंच, मैं भी देखूं कि आप आज लंच में क्या लाई हो। उसके ऐसे लंच मांगने पर गौरी ने एक बार टेबल पर नजर दौड़ाई तो जहाँ 10 से भी ज्यादा डिशेस सर्व की हुई थी। फिर वो मन में ही बोली, यहाँ इतनी सारी अलग अलग डिशेज हैं,
उनमें मेरे घर के करेले किसी को क्या ही पसंद आएंगे। वो अभी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी अक्षत ने उसे दोबारा आवाज दी और उसके सामने हाथ बढ़ाकर उसका लंच मांगने लगा। गौरी ने भी झिझकते हुए अपने बैग से अपना लंच निकाला और अक्षत के हाथ पर रख दिया। शिवांश को यह सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। उसे गौरी का अपने परिवार के साथ इतना मेलजोल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि दादू ने गौरी को वहां रुकने के लिए कहा था और शिवांश दादू की कई बात कभी नहीं टालता था। वहीं अक्षत ने जैसे ही गौरी का दिया हुआ लंच खोला कि पूरे टेबल पर सब्जी की खुशबू बिखर गई और अक्षत खुशी से बोला करेले, और ये कहते हुए उसने जल्दी से रोटी का कौर तोड़ा और करेले की सब्जी के साथ ही एक बाइट अपने मुंह में रख लिया। और वो बाइट रखते ही उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसके मुंह से निकला, वाओ सो यमी। भव्या, रणवीर और शिवांश तीनों ही अक्षत की इस हरकत पर उसे मुंह बनाकर देख रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा भी क्या खा लिया है इसने जो इसे इतनी पसंद आ रही है। तभी अंजना ने भी सब्जी की तरफ देखा तो उन्होंने भी अक्षत के हाथ से लंच लिया और एक बाइट खा ली। उसके बाद दादी, फिर रुद्र और फिर देव सभी ने ही करेले की सब्जी खाई और जैसे ही लंच अक्षत के पास दोबारा पहुंचा तो वो खाली था, जिसे देख अक्षत ने मुंह बनाते हुए बोला, ये खाली कैसे हो गया? मैंने तो अभी एक ही बाइट खाई थी। रुद्र हंसते हुए बोला, तूने एक बाइट खाई तो सही, वहां देख। फिर उसने अपने सामने बैठे भव्या, शिवांश, रणवीर और दादू की तरफ इशारा किया जो अभी भी उस लंच की तरफ देख रहे थे। रुद्र बोला, वहां तो किसी को एक बाइट भी नहीं मिला। तभी दादी बोली, गौरी बेटा ये सब्जी किसने बनाई है? गौरी बोली, जी हमने दादी। दादी मुस्कुराती हुई बोली, पता है सालों बाद मैंने करेले की ऐसी सब्जी खाई है। सच तेरे हाथों में तो जादू ही है। उनके ऐसे कहने पर गौरी हल्के से मुस्कुराई और खाना खाने लगी। इन सभी के बीच दादू की नजरें रह रहकर गौरी पर जा रही थीं, जैसे कि वो उसे देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। वहीं सभी खाना खा चुके थे और रणवीर किसी काम से बाहर चले गए थे। गौरी ने भी दादी की तरफ देखते हुए कहा, अब हम भी चलते हैं, काफी टाइम हो गया है। दादी ने मुस्कुराकर गौरी की तरफ देखा और बोली, वैसे कल शिवांश की सगाई है तो तुम आओगी ना? उनके ऐसे पूछने पर गौरी शिवांश की ओर देखने लगी तो दादी बोली, क्या मतलब शिवांश ने तुझे इनवाइट नहीं किया है? गौरी इस पर कुछ नहीं बोली, लेकिन शिवांश बोल पड़ा, दादी मेरी कंपनी में और भी लोग हैं जो मेरे लिए सालों से काम कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें नहीं इनवाइट कर रहा तो फिर मैं इसे भी नहीं कर सकता हूँ। शिवांश अपनी बात खत्म करता कि तभी रुद्र और अक्षत गौरी के अगल बगल खड़े हो गए और रुद्र दादी से बोला, दादी अगर शिवांश अपने किसी एम्प्लॉय को इनवाइट नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अपनी दोस्त को इनवाइट कर सकता हूँ ना। और गौरी मेरी दोस्त है, इसलिए मैं गौरी को कल सगाई में आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। शिवांश ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, ये तुम्हारी दोस्त कब से बन गई? रुद्र स्माइल करते हुए बोला, जब से करेले की सब्जी खाई तब से। उसकी इस बात पर शिवांश गुस्से से बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सभी का ध्यान अभी शिवांश पर ही था कि रुद्र ने मौका पाते ही गौरी के कान में कहा, अच्छा सुनो दोस्त, कल अपनी दोस्त को भी अपने साथ लेकर आना, ओके? रुद्र के ऐसा कहने पर गौरी समझ गई थी कि रुद्र किसकी बात कर रहा है और उसने बस मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। दादी ने गौरी से कहा, अच्छा अब तो तू कल आएगी ना? गौरी बोली, जी। तभी देव बोला, दादी मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मैं गौरी को अपने साथ ही ले जाता हूँ। और इतना कहकर उसने गौरी से कहा, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। गौरी भी सभी को बाय कहकर बाहर की ओर जाने लगी। दादी भी उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। उसने दादी को अपने साथ आते देखा तो बोली, मैम आप परेशान मत होइए, हम चले जाएंगे। खुद को मैम बुलाए जाने पर दादी थोड़ी नाराज होते हुए बोली, ये मैम क्या होता है? मैं कोई तेरी बॉस थोड़ी हूँ, इसलिए तू मुझे दादी ही बुला। गौरी उनकी बात पर मुस्कुराई और बोली, ओके दादी, लेकिन अभी आप जाइए, हम खुद चले जाएंगे। और इतना कहकर उसने झुककर दादी के पैर छू लिए। वहीं दादी उसके पैर छूने पर बहुत ही खुश हुई और उनकी आंखें हल्की सी नम भी थीं। और वहीं हॉल में भी सभी ने गौरी को दादी के पैर छूते देखा और सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। गौरी ने जब उनकी तरफ देखा तो बोली, अब अगर आपने ये कहा है कि आप हमारी दादी जैसी हैं तो हमारे यहाँ अपने से बड़ों का आशीर्वाद जरूर लिया जाता है। दादी ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा और बोली,
कल मैं देव को भेजूंगी तुझे लेने के लिए, ठीक है? गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और जाकर देव के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। दादी वापस हॉल में आई तो अंजना बोली, मम्मी जी मुझे तो गौरी बहुत अच्छी लगी, कितनी प्यारी है ना। भव्या मुंह बनाते हुए बोली, ओ प्लीज मॉम, आपको तो हर कोई अच्छा ही लगने लगता है। वो लड़की भाई की एम्प्लॉय है और आप लोग उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो इस घर की मेंबर हो। इतना कहकर भव्या वहां से चली गई। अंजना दादी की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी ये मेरी डॉटर तो बिल्कुल ही नहीं है, पूरी अपने एटीट्यूड वाले बाप पर गई है, जैसे फादर वैसी डॉटर। इतना कहकर वो मुंह बनाकर वहां से चली गई। रुद्र ने उन्हें जाते देखा तो दादी से बोला, दादी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि भव्या मम से ऐसे बात करती है। दादी मुस्कुराकर बोली, अभी बच्ची है, वो धीरे धीरे समझ जाएगी सब। इतना बोल वो वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर गौरी कार में शांत बैठी थी कि तभी देव का फोन रिंग हुआ। गौरी ने कार के डैशबोर्ड की स्क्रीन पर आ रहे नाम की तरफ देखा तो उस पर सुभाष नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देख उसे थोड़ी हैरानी हुई कि अपने ही बॉस का नाम कोई ऐसे कैसे सेव कर सकता है। तभी देव ने कॉल पे की और स्पीकर होने की वजह से गौरी भी उनकी बातें सुन पा रही थी। कॉल पर शिवास बोला, देव ऑफिस पहुंचकर मेरे केबिन से राजस्थान वाले क्लाइंट्स की फाइल ले आना। देव आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या रेस्ट तू ही ले सकता है? क्या यार शिबू, तेरी सगाई है कल, कम से कम एक दो दिन। उसकी बात सुनते ही जो गौरी अभी थोड़ी हैरान थी, अब उसकी हैरानी बढ़ गई। वहीं शिवांश ने हमेशा की तरह ही अपनी रूखी आवाज में कहा, तुझसे जितना कहा है उतना कर। और इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। वहीं देव की नज़र जब गौरी पर गई तो वो अभी भी हैरानी से देव को देख रही थी और देव भी कहीं ना कहीं उसकी हैरानी की वजह समझ रहा था। इसीलिए उसने एक चाय के स्टॉल के पास अपनी गाड़ी रोकी और गौरी की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोला, मुझे लगता है कि हमें चाय पीते हुए बातें करनी चाहिए, है ना? ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर उतरा और गौरी भी बाहर आ गई। गाड़ी से उतरने के बाद गौरी और देव एक टी स्टॉल के पास जाकर बैठ गए और देव के कहने पर एक छोटे से लड़के ने उन्हें 2 कप चाय लाकर दी। गौरी चाय पीते हुए देव को ही देख रही थी। तभी देव मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, यही ना कि मैं शिवांश को उसका नाम लेकर क्यों बुला रहा था। गौरी बोली, हाँ, और उन्हें गुस्सा भी नहीं आया। उसके ऐसे कहने पर देव हंसने लगा और बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं और शिवांश बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हम साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं और साथ ही दादू और दादी की डांट भी खाई है। शॉर्ट में कहूँ तो मैं और वो जिगरी यार हैं। देव की बात सुन गौरी की हैरानी और बढ़ गई और वो बोली, अगर आप उनके इतने अच्छे दोस्त हैं तो आप सभी के सामने उन्हें सर क्यों बुलाते हैं और उनके बॉडीगार्ड बनकर क्यों रहते हैं? देव ने कहा, क्योंकि मैंने शिवांश को हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है, इसलिए। उसके बहुत एहसान है मुझ पर। बचपन से मेरी पूरी पढ़ाई का खर्च उसने खुद दिया है। मेरे माँ पापा शिवांश के घर पर नौकरी किया करते थे, जिसकी वजह से बचपन से ही मेरा रायजादा मेंशन में आना जाना ही लगा रहता था और तभी से मैं और शिवांश दोस्त बने। मुझे कभी भी खुद से अलग नहीं समझा, हमेशा अपने भाई का दर्जा दिया है उसने। शिवांश दिल का बहुत अच्छा है गौरी, बस थोड़ा गुस्सा करता है और कुछ नहीं। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा गुस्सा? उसके ऐसे कहने पर देव भी हंस दिया। गौरी ने दोबारा सवाल किया, आपने कहा कि आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किससे? देव बोला, शिवांश के मॉम डैड की डेथ के बाद से ही शिवांश ने एसएसआर ग्रुप्स ज्वाइन कर लिया था और तब से लेकर आज तक शिवांश ने अपनी मेहनत के बल पर बिजनेस को टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया है और उसकी इसी कामयाबी की वजह से कई दुश्मन भी बना लिए हैं शिवांश ने, और उन्हीं से मुझे उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। गौरी बोली, उनके माँ पापा को क्या हुआ था? देव बोला, 6 साल पहले उनकी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी और तभी से शिवांश के अंदर के सारे इमोशंस खत्म हो गए। बस रह गया तो पछतावा और गुस्सा। गौरी ने कहा, पछतावा किस चीज़ का? तभी देव अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे लगता है बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो हमें अब चलना चाहिए। उसकी बातों से गौरी समझ गई कि देव उसे आगे और कुछ नहीं बताना चाहता है, इसलिए वो भी मुस्कुराकर उठी और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते हुए ही देव बोला, गौरी आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ उनका जिक्र कभी भी आप किसी के सामने मत करिएगा।
गौरी मुस्कुराकर बोली, आप फिक्र मत कीजिए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उसके ऐसा कहने पर देव ने भी मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस पहुंच चुके थे। गौरी ने ऑफिस में जाकर कुछ काम खत्म किए और शाम होने पर सोनाक्षी के साथ घर के लिए निकल गई। सोनाक्षी आज बहुत शांत थी और उसे ऐसे शांत देख गौरी बोली, सोना क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी शांत क्यों हो? सोनाक्षी ने गौरी के घर के आगे स्कूटी रोकी और हेलमेट उतारते हुए बोली, क्योंकि मैं तुझसे गुस्सा हूँ। गौरी हैरानी से बोली, हमसे गुस्सा? लेकिन हमने क्या किया है? सोनाक्षी मुंह बनाते हुए बोली, बिना बताए रुद्र के हाथों में अपना फोन देने की क्या जरूरत थी गौरी? गौरी मुस्कुराते हुए बोली, अरे वो तो उन्होंने खुद हमसे मांगा था, इसलिए हमने दिया, और हमें लगा कि हो सकता है कि तुम दोनों की कुछ बात बन जाए। सोनाक्षी गौरी पर चिल्लाते हुए बोली, बात बन जाए? अरे तुझे नहीं पता कि मैंने कितना कुछ नासमझी में बोल दिया था, और अब पता नहीं वो रुद्र मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। गौरी उसके ऐसे परेशान होने पर बोली, वो जो कुछ भी सोच रहे हों, लेकिन कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। तभी तो उन्होंने हमसे कहा कि कल शिवान सर की सगाई में हम तुम्हें भी साथ लेकर आए। उसके बोलने के अगले पल ही सोनाक्षी स्कूटी से जमीन पर गिर गई। उसे गिरते देख गौरी ने जल्दी से उसे उठाया और घबराते हुए बोली, सोना आराम से, क्या हुआ तुम्हें? सोनाक्षी गौरी को देखते हुए बोली, क्या कहा तूने? रुद्र ने मुझे बुलाया है, वो शिवान सर की सगाई में? गौरी ने उसकी इस बेवकूफ़ी पर हमें से रिलाया तो सोनाक्षी ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और गौरी से कहा, जी हाँ, और कल हमें देव सर यहाँ लेने आएंगे, तो टाइम से तैयार होकर घर आ जाना। यह सुनकर सोनाक्षी ने जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे कल के लिए काफ़ी तैयारी भी करनी है। और इतना कहते हुए ही उसने अपनी स्कूटी भगा दी। उसकी इस हरकत पर गौरी जोर जोर से हंसने लगी। घर आने के बाद गौरी बिना किसी से कोई बात किए सीधे अपने कमरे में चली गई, और ये बात सुमित्रा और आयुष दोनों को ही काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि हमेशा ही गौरी जब भी घर आती थी तो सबसे पहले आकर अपनी माँ के गले लगती थी और आयुष से उसके पूरे दिन के बारे में पूछती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज वो खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आई, तो सुमित्रा उसके लिए खाना उसके कमरे में ही ले गई। गौरी अपने बिस्तर पर लेटी किन्हीं ख्यालों में खोई थी कि सुमित्रा ने उसे आवाज़ दी, और उनकी आवाज़ सुन गौरी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो काफ़ी परेशान है। भले ही सोनाक्षी के सामने वो खुश थी, लेकिन कुछ बातें थी जिनकी वजह से वो परेशान थी। सुमित्रा बोली, गौरी बेटा क्या हुआ? आज काफ़ी परेशान लग रही हो। गौरी नम आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, माँ आज हम उनसे मिले। सुमित्रा सवालिया नजरों से गौरी को देखते हुए बोली, किससे बेटा? गौरी बोली, बनारस के महापंडित जी से। यह सुन तो सुमित्रा हैरान रह गई और बोली, वो तुम्हें कहाँ मिले? ये सुन गौरी ने उन्हें रायजादा मेंशन की बात बताई, जहाँ वो महापंडित जी से मिली थी। सुमित्रा बोली, उन्होंने वहां सभी के सामने कुछ कहा तो नहीं? गौरी ने नामे से रिलाते हुए कहा, नहीं माँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद वो भी जान गए थे कि हम नहीं चाहते कि वहाँ ये बात कोई भी जाने कि हम उन्हें पहले से जानते हैं। सुमित्रा ने गौरी को अपने गले लगाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पापा के जाने के बाद महापंडित जी ही थे जिन्होंने हमें समझाया और यहाँ आकर दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करने का रास्ता बताया था। वो दिन था और आज का दिन हमारी ना उनसे कभी कोई बात हुई, ना हम कभी दोबारा मिले। गौरी बोली, हाँ माँ, हम वो समय कैसे भूल सकते हैं। आज जब हमने उन्हें वहाँ देखा, गोद में हमें खिलाया, और आज जब वो मिले तो हमने उनसे ठीक से बात भी नहीं की, तो लगा कि जाकर सीधा उनके गले लग जाएं। उन्होंने बचपन से हमें देखा है, लेकिन हम भी क्या करते माँ। अगर हम वहाँ सभी के सामने ये बता देते कि हम उन्हें पहचानते हैं, तो वहाँ सभी को वो सब पता चल जाता, तो हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं। सुमित्रा ने गौरी के आंसू साफ करते हुए कहा, तुम परेशान मत हो बेटा। याद है जब हम बनारस से यहाँ आ रहे थे, तब महापंडित जी ने क्या कहा था तुमसे, कि जहाँ तुम जा रही हो वहाँ तुम्हारी खुशकिस्मती तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। गौरी ने हाँ में सिर हिलाया तो सुमित्रा दोबारा बोली, और वो कभी कुछ भी यूं ही नहीं कहते हैं, इसलिए तुम किसी बात को लेकर परेशान मत रहो। और अगर तुम्हें इस बात का दुख हो रहा है
कि उन्हें आज बुरा लगा होगा तुम्हारे इस बर्ताव से, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जितने बेहतर तरीके से वो तुम्हें जानते हैं उतना तो मैं भी नहीं जानती हूँ। इसलिए वो तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। उनकी बातों को सुनकर गौरी को कुछ तसल्ली हुई और वो बोली, आप ठीक कह रही हैं माँ, शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। और ये कहकर वो मुस्कुरा दी। सुमित्रा ने गौरी को खाना खिलाया और उसे सोने को कहकर कमरे से बाहर चली गई। गौरी ने भी अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने शिवाज का चेहरा आ गया। उसने वापस से अपनी आंखें खोली और खुद से बोली, ये सड़ू सिंह राय ज्यादा अच्छे हैं या बुरे, समझ ही नहीं आता है। जैसे आज देव सर ने बताया, उसे सुनकर तो यही लगा कि काफी अच्छे दिल के हैं, लेकिन हमारे साथ इतने सड़ू क्यों रहते हैं। फिर फिर उसने आज स्टडी रूम की बात याद की, जब शिवांश ने उसे चोट लगने से बचाया था। और वो याद कर गौरी खुद से ही बोली, शायद हम दोनों के बीच सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है, लड़ाई वाली। बट अब से हम कोशिश करेंगे कि हमारे बीच कभी कोई बहस या लड़ाई ना हो। और यह सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वहीं दूसरी तरफ शिवांश अपने कमरे में था और वो शॉवर लेने जा रहा था, जिसके लिए उसने अपनी शर्ट उतार रखी थी। शिवाज जैसे ही अपने बाथरूम में एंटर हुआ कि तभी उसे सामने लगे शीशे में अपनी चेस्ट पर एक मार्क दिखाई दिया। शिवाज ने जब गौर से उस मार्क को देखा तो उसे पता चला कि वो मार्क तो लिपस्टिक का है। ये देख पहले तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं और वो याद करने की कोशिश करने लगा कि यह निशान उसके सीने पर कैसे आया। वो खुद से ही बोला, ये मार्क, आज तो समीरा मेरे क्लोज भी नहीं आई, तो फिर। वो इतना बोलते हुए ही बीच में रुक गया और फिर एक नाम उसकी जबान पर आया, गौरी। उसे स्टडी रूम में हुए इंसिडेंट की याद आई और वो बोला, शायद उसे बचाते वक्त उसके लिप्स। और ये कहते उसने उस निशान पर अपनी उंगलियां फेरी और फिर गौरी के लिप्स को याद करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वो खुद से ही बोला, सिट, ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कैसे किसी लड़की, और वो भी उस लड़की के बारे में ऐसे सोच सकता हूँ जिससे मुझे नफरत है। शिवांश ने जल्दी से शावर ऑन किया और उस निशान को छुटाने लगा। कुछ ही देर में वो निशान गायब हो गया था। शिवांश ने शॉवर लिया और आकर अपने बिस्तर पर सो गया। अगले दिन रायजादा मेंशन को पूरा फूलों और लाइट से सजा दिया गया था। आज की न्यूज हेडलाइंस में हर जगह शिवांश की सगाई की खबर थी। वही सोनाक्षी भी आज काफी खुशी थी यह सोचकर कि आज उसे रुद्र से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। वहीं वो समय भी आया जब गौरी और सोनाक्षी दोनों ही देव के साथ रायजादा मेंशन के लिए निकल गईं। आज गौरी रोज से थोड़ी अलग लग रही थी। आज उसने एक सिंपल पिंक साड़ी पहनी थी, लाइट मेकअप किया था और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था। और ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं सोनाक्षी ने भी प्यारी सी वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और अपने बालों का क्यूट सा बन बनाया हुआ था और वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। देव उन दोनों को लेकर रायजादा मेंशन पहुंचा। गौरी ने जब पहली बार रायजादा मेंशन देखा था और जैसा उसका रिएक्शन था, वही रिएक्शन इस बार सोनाक्षी का था। घर में एंटर होते ही गौरी और सोनाक्षी बस घर को देखती ही रह गईं। गौरी ने जब घर दिन में देखा था तो वो खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इस वक्त रात की रोशनी में वो घर किसी स्वर्ग की तरह लग रहा था। और वहाँ इतने सारे मेहमानों को देखकर उन दोनों को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि वहाँ सभी लोग बड़े बड़े खानदानों से आए थे। उस पूरे हाल में सिर्फ सोनाक्षी और गौरी ही थे जिन्होंने इतने सादे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उन्हें अजीब लग रहा था। तभी उनके पीछे देव आकर खड़ा हुआ और बोला, आप दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं। सोनाक्षी बोली, वो सर, यहाँ सभी लोगों ने इतने महंगे और डिजाइनर कपड़े पहने हैं और इन सभी के बीच हम दोनों। वो इतना ही बोल पाई थी कि देव उसकी बात पूरी करते हुए बोला, काफी खूबसूरत और यूनिक लग रहे हैं। ये सुन दोनों ने ही देव की तरफ देखा तो देव मुस्कुराकर बोला, पूरी पार्टी हॉल में अपनी नज़र दौड़ाइए और फिर मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को खुद से ज्यादा खूबसूरत कोई नजर आ रहा है। तभी सोनाक्षी ने एक नज़र पूरे हॉल में दौड़ाई और चहकते हुए बोली, कोई भी नहीं। सच गौरी, हम दोनों से ज्यादा अच्छा तो मुझे कोई लग ही नहीं रहा है। उसकी बात सुन गौरी बस मुस्कुरा दी। तभी सामने से दादी आती हुई दिखाई दी। उन्हें देख गौरी ने मुस्कुराकर उनके पैर छुए तो दादी ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। गौरी ने सोनाक्षी को दादी से मिलवाते हुए कहा, दादी ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त है,
सोनाक्षी, ये भी हमारे साथ ही उसी ऑफिस में जॉब करती है। सोनाक्षी ने भी आगे जाकर दादी के पैर छुए तो उन्होंने उसे भी आशीर्वाद दिया। फिर मुस्कुराते हुए दोनों से बोली, बेटा तुम अच्छे से एंजॉय करो पार्टी, और कुछ चाहिए हो तो देव या फिर अक्षत से कह देना, ओके। गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और दादी वहां से चली गई। भाई कुछ दूर पर खड़ा रुद्र, जिसने अभी अभी गौरी और सोनाक्षी को देखा था, वो भी उनके पास आ गया और गौरी से बोला, हेलो गौरी, कैसी हैं आप? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, हम बिल्कुल ठीक है। तभी गौरी ने नोटिस किया कि सोनाक्षी और रुद्र दोनों एक दूसरे को चोर नजरों से देख रहे हैं, तो गौरी ने वहां रहना ठीक नहीं समझा और दूसरी ओर जाते हुए बोली, आप लोग बातें करिए, हम अभी आते हैं। और इतना बोलकर वो वहां से चली गई। रुद्र ने सोनाक्षी के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। भाई सोनाक्षी, जिसकी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब थी, कल की बात के बारे में सोचकर वो रुद्र की ओर देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली, मुझे भी। रुद्र हंसते हुए बोला, देख कर तो नहीं लग रहा है। उसके ऐसे कहने पर अपनी आदत से मजबूर सोनाक्षी ने जल्दी जल्दी से बोलना शुरू कर दिया। सोनाक्षी बोली, सॉरी, सॉरी कल के लिए। वो मुझे पता ही नहीं था कि फ़ोन आपके पास है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसे ऐसे नॉन स्टॉप बोलते देख रुद्र खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और उसने जल्दी से अपने हाथ से सोनाक्षी का मुंह बंद करते हुए कहा, चुप मिस बकबक, कितना बोलती हो तुम। उसके ऐसे खुद के मुंह बंद करने से सोनाक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे ऐसे हैरान होते देख रुद्र ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया। रुद्र बोला, मिस बकबक, अगर कहीं बोलने का कंपटीशन हो तो तुम तो गोल्ड मेडल ही लेकर आओगी। उसकी बात सुनकर सोनाक्षी ने उसे घूर कर देखा तो रुद्र हंसते हुए बोला, अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस ही हो गई। तभी साइड से जा रहे वेटर को रोकते हुए रुद्र ने उसकी ट्रे से 2 सॉफ्ट ड्रिंक के गिलास उठाए और एक सोनाक्षी की ओर बढ़ाकर कहा, यह लो। सोनाक्षी ने भी उसके हाथ से गिलास ले लिया और बोली, वैसे जेन्युइनली मुझे आपसे सॉरी बोलना था कल की हरकत के लिए। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, ओ प्लीज, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी इतनी तारीफ सुनने की आदत है। मेरे बहुत से फैंस हैं जो मेरी तारीफ करते हैं, तो इसमें मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। उसकी बात पर सोनाक्षी ने झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, हाँ आपको तो आदत होगी। और इतना कहकर वो चुप हो गई। रुद्र उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को अच्छे से देख रहा था और उसे पता चल गया था कि सोनाक्षी को उसकी बात का थोड़ा बुरा तो जरूर लगा है। तभी वो बोला, हाँ बस अगर कुछ नया था तो ये कि मुझे आज तक कोई लड़की इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी तुम लगी हो। उसकी बात सुन सोनाक्षी ने हैरान नजरों से रुद्र की ओर देखा तो रुद्र उसी की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। रुद्र ने सोनाक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा, वैसे अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान सकते हैं? सोनाक्षी को रुद्र की इस हरकत पर भरोसा नहीं हो रहा था। रुद्र ने जब उसे चुप देखा तो कहा, डरो मत, सिंगल ही हूँ, मेरी अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसकी बात सुन सोनाक्षी मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी ओर गौरी बाथरूम ढूंढ रही थी कि तभी उसे सामने से भव्या आती हुई दिखाई दी, जो उसे थोड़ी परेशान लग रही थी। गौरी ने भव्या को रोकते हुए कहा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? भव्या ने एक नज़र गौरी को देखा और फिर उसे इग्नोर करते हुए अपने लहंगे के ब्लाउज को ठीक करने लगी। गौरी ने जब उसे ब्लाउज की स्ट्रेप को फिक्स करते देखा तो दोबारा बोली, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? भव्या थोड़े गुस्से से बोली, क्या मदद करेंगी आप? एक तो वैसे ही लास्ट मोमेंट पर मेरी ड्रेस खराब हो गई है, और ऊपर से ये। दरअसल भव्या ने जो लहंगा पहना था उसका ब्लाउज स्लीवलेस था और उस ब्लाउज को पहनते समय उसकी स्ट्रेप की सिलाई खुलने की वजह से वो टूट गई थी। गौरी ने दोबारा कहा, देखिए अगर आप हमें 5 मिनट दें तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। फंक्शन बस शुरू ही होने वाला है और इतनी जल्दी और कुछ हो भी नहीं सकता है। भव्या ने एक पल सोचा और खुद से ही बोली, कह तो ठीक रही है ये। फिर उसने गौरी की तरफ देखा और कहा, क्या आप इसे ठीक कर सकती हैं? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ। ये सुन भव्या गौरी को अपने कमरे में ले गई और एक नौकर से उससे सुई धागा कमरे में ही मंगवा लिया। गौरी ने सुई धागे की मदद से भव्या के ब्लाउज को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया था और यह देख भव्या काफी खुश हुई और उसने खुशी से ही गौरी को गले लगा लिया
और बोली, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती कि आपने मेरी कितनी हेल्प की है। अगर आप नहीं होती तो मुझे कोई पुरानी ड्रेस ही पहननी पड़ती। और आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे कॉरिडोर में रूड होकर बात की। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके, हमें बुरा नहीं लगा। तभी भव्या के कमरे में एक मेड आई और बोली, मैडम, दादी ने शिवांश सर को बुलाकर लाने को कहा है। ये सुन भव्या ने कहा, ओके तुम जाओ, मैं भी बुलाकर लाती हूँ। इतना सुन मेड चली गई। तभी भव्या के फोन पर किसी का कॉल आया और उसे देख भव्या ने एक नज़र फोन को देखा और फिर गौरी को देखते हुए बोली, क्या आप मेरी एक और हेल्प कर देंगी प्लीज़? गौरी ने पूछा, कैसे हेल्प? भव्या बोली, मेरे लिए कॉल काफ़ी अर्जेंट है, तो क्या आप मेरे भाई को बुला कर ले आएंगी प्लीज़? इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी और फिर पलट कर बोली, मेरे रूम से स्ट्रेट जाकर लेफ्ट में है भाई का रूम। और इतना कहकर वो बाहर चली गई। गौरी को समझ पाती कि तब तक भव्या कमरे से बाहर जा चुकी थी और अब गौरी के पास शिवांश के रूम में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। गौरी भव्या के रूम से निकलकर शिवांश के रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बाहर खड़ी होकर गौरी खुद से ही बोली, क्या यही कमरा होगा मिस्टर सड़ू का? इतना कहकर उसने एक कदम कमरे में रखा और फिर इधर उधर झांक कर यह पता करने की कोशिश करने लगी कि सच में ये कमरा शिवांश का है या नहीं। कमरे में अंधेरा था। बस साइड से ओपन वॉल होने की वजह से बाहर चांद की रोशनी कमरे तक आ रही थी, जिसकी वजह से गौरी को थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। उसी रोशनी में गौरी को सामने दीवार पर किसी की बड़ी सी फोटो दिखाई दी। उसने गौर से जब तस्वीर को तरफ देखा तो वो उसे शिवांश की तस्वीर ही लगी। तस्वीर पहचानते ही गौरी कमरे के अंदर आ गई। कमरा काफी बड़ा था और कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाकर वो शिवांश को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। शिवांश को कमरे में ना पाकर गौरी बाहर जाने लगी कि तभी उसे साइड वॉल पर एक फोटो फ्रेम हिलता हुआ दिखाई दिया, जो शायद बाहर से आ रही हवा की वजह से हिल रहा था। गौरी ने देखा कि वो फ्रेम बस गिरने ही वाला है कि तभी उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया। फ्रेम को पकड़ते ही कमरे की लाइट्स जल गईं और गौरी चौंक कर पूरे कमरे को देखने लगी। वो पलटने ही वाली थी कि तभी किसी ने झटके से उसके हाथ से फ्रेम खींचा। जैसे ही ये हुआ कि तभी गौरी ने अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो वो शिवांश था, जो अपनी काली गहरी आंखों से गुस्से से उसे देख रहा था। गौरी ने शिवांश को देखते हुए कहा, सर वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी शिवांश ने गुस्से से उसकी बाजू पकड़ी और उसे दीवार से लगाकर गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे की किसी भी चीज को छूने की? गौरी उसके इतने गुस्से की वजह से सहम गई और उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। शिवांश ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, किससे पूछकर तुम मेरे कमरे में आई? उसकी इतनी जोर से पकड़ने की वजह से गौरी को दर्द होने लगा था, लेकिन अभी भी वो कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि शिवांश उसके बहुत करीब खड़ा था। इतने करीब कि उन दोनों के बीच हवा भी बहुत मुश्किल से गुजर पा रही थी। शिवांश बोला, इस घर में कोई भी मेरे कमरे में बिना मेरी इजाजत के नहीं आता है और तुम दो कौड़ी की लड़की मेरे कमरे तक पहुंच गई। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुन गौरी की आंखों में अब आंसू आ चुके थे और उसे अपनी बाजू में बहुत दर्द भी हो रहा था। वहीं भव्या अपनी कॉल खत्म कर जब हॉल में आई तो दादी ने उसे देखते हुए कहा, भव्या, मैंने तुझे शिवांश को बुलाने को कहा था, तू बुलाकर नहीं लाई। ये सुन भव्या बेफिक्री से बोली, हाँ दादी, वो मैंने भाई की पर्सनल असिस्टेंट है ना, क्या नाम है उसका? गौरी, हाँ, उन्हें बोल दिया था कि वो भाई को बुला लाए। ये सुन दादी परेशान होते हुए बोली, अरे पागल, उसे क्यों भेज दिया तूने? तुझे पता है ना शिवांश बहुत कम लोगों को ही अपने कमरे में जाने देता है और अगर उसने गौरी को वहां देखा तो बहुत गुस्सा करेगा। ये सुनते ही भव्या ने अपने सर पर हाथ मारा और जल्दी से शिवांश के कमरे की तरफ दौड़ गई। वहीं दूसरी तरफ जब शिवांश की बातें गौरी की बर्दाश्त से बाहर हो गईं, तो उसने अपनी पूरी ताकत से शिवांश को धक्का दिया, जिससे वो दो कदम पीछे हो गया। और तभी गौरी थोड़े गुस्से से बोली, हम अपनी मर्जी से आपके कमरे में नहीं आए थे, हमें भव्या ने आपको बुलाने के लिए भेजा था। और अगर हमें यह पता होता कि आप हमारे कमरे में आने से ऐसे रिएक्ट करेंगे
तो हम कभी इस कमरे में कदम नहीं रखते। और रही बात आपके कमरे की, किसी चीज़ को छूने की, तो हमने जानबूझकर इस फ्रेम को नहीं छुआ था। वो तो हवा की वजह से ये फ्रेम गिरने वाला था। हमने बस इसे गिरने से बचाया है। ये सब बोलते हुए गौरी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। शिवास को उसकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए वो जैसे ही गुस्से में दोबारा गौरी की तरफ बढ़ा कि तभी कमरे में भव्या आ गई। भव्या बोली, भाई सॉरी, वो गलती से मैंने। वो इतना ही बोल पाई कि उसने गौरी को रोते हुए देखा। उसे रोता देख वो गौरी के पास आई और बोली, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? गौरी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, कुछ नहीं, वो बस अंधेरे में हमारा पैर किसी चीज से टकरा गया था, बस इसलिए। उसकी बात सुन भव्या ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, अच्छा हुआ भाई का गुस्सा करने से पहले ही मैं आ गई। फिर उसने शिवास की तरफ देखा, जो अभी भी गौरी को ही गुस्से से देख रहा था। भव्या बोली, सॉरी भाई, वो मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था और उसे पिक करने की जल्दी में मैंने इन्हें आपके कमरे में आपको बुलाने के लिए भेज दिया। यह सुन शिवास भव्या को देखने लगा और उसकी बात सुन उसे समझ आया कि गौरी जो कह रही थी वो सब सच था। फिर उसने भव्या की तरफ देखकर कहा, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। भव्या बोली, जी भाई, और इतना कहकर वो गौरी को लेकर कमरे से बाहर चली गई। शिवांश उसे जाते हुए देख रहा था। तभी गौरी ने भी जाते हुए पलट कर अपनी आंसू भरी आंखों से देखा, जैसे कि उससे कह रही हो कि अब हुआ आपको हमारी बातों पर यकीन। वही गौरी के कमरे से चले जाने के बाद शिवांश उस फ्रेम की तरफ देख रहा था जिसमें उसके मम डैड की तस्वीर थी। उसे देख वो खुद से ही बोला, क्या मैंने कुछ गलत किया? फिर उसने उस फ्रेम को अपने बेड के साइड टेबल पर रखा और शीशे के सामने आकर वो अपने 3 पीस सूट को ठीक करने लगा और ठीक करते हुए खुद से बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के आई थी, तो उसे पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए थी। और इतना बोल वो चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।